हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों को जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बच्चों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, आप तक मेरी वॉइस पहुँच रही है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर है। फिर हम सभी क्लास की शुरुआत करेंगे। सॉरी, कल की सेशन नहीं हो पाई थी 28 मार्च की करंट अफेयर। रीज़न सिर्फ ये था कि इलेक्ट्रिसिटी इशू था, जिसकी वजह से कनेक्शन नहीं हो पाया और क्लासेस नहीं हो पाई थी। बट हाँ, आज कल वाली करंट अफेयर और आज वाली करंट अफेयर दोनों को मिक्स करके कराएंगे। पहले हम लोग जैसे करते आ रहे हैं, थ्योरिकल वाले पार्ट्स को पहले कवर करेंगे जो फैक्ट के रूप में है। उसके बाद हम लोग उस पे बेस्ड जो भी प्रैक्टिस क्लासेस हो सकती है, एमसीक्यूज़ क्लासेस हो सकती है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उसका थ्योरिकल पार्ट है पहले उस चीज़ को समझेंगे, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उस चीज़ को देखेंगे और उसके बाद उस पे बेस्ड हम लोग एमसीक्यूज़ लगभग 15-20 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो जो बच्चा शुरू से जुड़ेगा, जो बच्चा थ्योरिकल पार्ट को पढ़ेगा अच्छे से मेरे संग, साथ ही साथ नोट्स बनाता चलेगा, उसके बाद जब क्वेश्चंस उस पे बेस्ड हम लोग करेंगे तो उस बच्चे को उस जो थ्योरी वाला पार्ट है उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट में जुड़ते हैं तो वो एमसीक्यूज़ का आंसर नहीं दे पाते। रीज़न सिर्फ यही होता है कि जो शुरू में हमने डिस्कस करा वो बच्चा वो चीज़ कवर नहीं कर पाता है। तो अगर आप शुरू से जुड़ रहे हैं तो अंत में जब हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो कोशिश करिएगा क्वेश्चन का आंसर सही देने का। तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा कि हाँ, जो करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो थ्योरिकल पार्ट से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, वो चीज़ आपको भी देखने को साथ ही साथ मिल जाएगा। ठीक है, हाय शांतनु, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर एंड लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दें, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, नहीं स्टार्ट हुई है। अभी कल स्टैटिक जीके का भी स्टार्ट होने वाला था, वो भी नहीं हो पाया था। रीज़न वही था, इलेक्ट्रिसिटी इशू था। बट हाँ, आज हमारी पूरी कोशिश है कि रात में 10 बजे वाली सेशन स्टार्ट करें और रेगुलर तो आप करंट अफेयर हो ही गई है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे सभी बच्चे जुड़ते रहेंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। 28 और 29 कल वाली जो सेशन नहीं हुई थी वो और आज दोनों को मैंने मिक्स करके एक सेशन ले रहा हूँ। नवरात्रि ऑफ़र है, आज लास्ट है, अंतिम है। 9 दिन तक ये ऑफ़र आपका चला है। कोड JMD 50 लगाने के बाद आपको जो लर्निंग ऐप है आप उस पर जाएंगे, जितने सारे कोर्सेस चल रहे हैं, चाहे वो SSC MTS हो, चाहे CGL हो या फिर रेलवे हो या इंडिविजुअल कोर्सेस हो, सभी कोर्सेस पे 50% के डिस्काउंट चल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, सभी बच्चे उठा सकते हैं। 22 मार्च से ये ऑफ़र चल रहा है और आज ये अंतिम है, 9 दिन पूरा चला हुआ है। तो सभी बच्चे जाइए, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर जो आपका ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर जितने सारे आपके कोर्सेस हैं सब मिल जाएंगे, उसमें आपको मेरे भी कोर्सेस मिल जाएंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो स्टैटिक जीके वाला सेशन होगा उसमें क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, 2 क्लास होंगी, एक तो एमसीक्यूज़ होने वाली है। एमसीक्यूज़ वाली सेशन में हम लोग क्या क्या चैप्टर कवर करेंगे और थ्योरी वाले में कौन कौन से चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, ये सभी चीज़ें रात में 10 बजे वाले में डिस्कस करेंगे। ठीक, पेड क्लास आप मान के चलो अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बता दूंगा शांतनु, डोंट वरी। चलिएगा, पहला जो करंट अफेयर है 29 मार्च और 28 मार्च को मिक्स करके, पहला ये है कि IDFC फर्स्ट बैंक पार्टनर विद क्या है, क्रंच फीस। ध्यान रखिएगा, IDFC बैंक ने क्या किया है, क्रंच फीस के संग इन्होंने क्या किया है, साझेदारी करी हुई है। बात ये आती है कि सर ये जो क्रंच फीस है वो क्या है ना, तो क्रंच फीस बेसिकली क्या है, एक आपका एडटेक क्या है, एक आपका एडटेक कंपनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेसिकली ये करती क्या है, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी कैश, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी हमारे डिजिटल कैश या फिर प्लेटफॉर्म जो होता है वो बैंकों को प्रोवाइड कराती है। कौन प्रोवाइड कराती है, क्रंच फीस। ये कहाँ की कंपनी है, तो ये है स्वीडन की, ध्यान रखिएगा, स्वीडन की कंपनी है। ठीक है, तो इसके संग IDFC बैंक ने क्या किया है, पार्टनरशिप किया हुआ है। द प्रोजेक्ट एम टू प्रोवाइड द डिजिटल पेमेंट सर्विस टू कस्टमर एंड द मर्चेंट इवन इन एरिया विदाउट नेटवर्क कनेक्टिविटी। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, लाइक आप मर्चेंट मतलब क्या हो गया, दुकानदार हो गया। जब आप पेमेंट वगैरह करते हैं तो कभी कभी नेटवर्क इश्यू आ जाते हैं,
सर्विस का मतलब ये क्या करती है, क्रंच फीस जो कंपनी है ये बेसिकली क्या करती है, पेमेंट से रिलेटेड सर्विसेज क्या है बैंकों को प्रोवाइड कराती है। जैसे आप पेमेंट किसी को करते हैं, घर से बैठे बैठे करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या QR कोड से पेमेंट जब करते हैं तो मर्चेंट को जब जिस दुकानदार को पेमेंट करते हैं कभी कभी इंटरनेट इशू आ जाती है या नेटवर्क इशू आ जाती है। तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है तो उन एरियाज़ में क्या करेंगे, इसके संग पार्टनरशिप करके जो वहाँ पे मर्चेंट के लिए जो पेमेंट वगैरह की जाती है उसको और भी अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली वही लिखा है, विदाउट नेटवर्क कनेक्टिविटी एरिया में ये क्या करेंगे, बेहतर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। इस परियोजना का उद्देश्य ग्राहकों और व्यापारियों को बिना नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करना है। तो ऐसी समस्या आती हैं, गांव वगैरह में आप चले जाएंगे या शहर में भी चले जाएंगे, क्या होता है कॉस्ट, बहुत सारे ऐसे शॉप होते हैं, दुकानदार होते हैं जो बेसमेंट में दुकान खुली होती है या अंडरग्राउंडिंग में दुकान खुली होती है ना, वहाँ पे जाके पेमेंट करने में इशू आती है, नेटवर्क नहीं होता, बाहर आ जाओ, या नेटवर्क है भी करो तो वो गोला गोला घूमने लगता है, वो पेमेंट फंस जाता है और 3 से 4 दिन बाद आपके अकाउंट में वापस आता है ना। तो ऐसी समस्याएं देखने को हमेशा मिलती रहती है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने क्या किया है, क्रंच फीस के संग इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप किया है और कोशिश करेगी जहां पे लो एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी है वहां पे ये सर्विसेज पहुंचा सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। एक बार सेशन को सभी बच्चे क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ध्यान रखिएगा। IDFC फर्स्ट बैंक अनाउंस इट्स कोलैबोरेशन विद द स्वीडिश कंपनी, ध्यान रखिए कौन सी कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। तो स्वीडिश कंपनी के संग इन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप किया हुआ है क्रंच फीस टू लॉन्च द पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, इसके पहले भी हमने कई बार आप लोग को समझा रखा है। जब भी पायलट प्रोजेक्ट आपको देखने को मिले, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसी एक एरिया से शुरुआत करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल IDFC फर्स्ट बैंक किसी एक एरिया से इसकी शुरुआत करेगा जिस एरिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी काफ़ी लो है, काफ़ी कम है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर वहाँ से उन्हें लगता है फीडबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं यहाँ पे ये सक्सेस हो रहा है, लो कनेक्टिविटी में लोग पेमेंट कर पा रहे हैं मर्चेंट को, तब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, पूरे जहाँ पे इनके एरियाज़ हैं पूरे हर एक भारत में क्या करेंगे, चारों तरफ ये अप्लाई कर देंगे। तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ही यही होता है कि धीरे धीरे स्टार्ट करना, किसी एक एरिया में स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ से फीडबैक अच्छा आया, फिर दूसरे एरिया में स्टार्ट किया, ऐसे करते 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 ऑल ओवर इंडिया ये क्या करेंगे, इस चीज़ को एक्सपेंड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, पेमेंट के लिए, ऑफलाइन रिटेल पेमेंट के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है कि IDFC फर्स्ट बैंक हाल ही में किस कंपनी के संग इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप किया है फॉर विदाउट नेटवर्क कनेक्टिविटी पेमेंट के लिए, मर्चेंट के लिए। तो किसके संग किया है, क्रंच फीस के संग किया हुआ है। क्रंच फीस कहाँ की कंपनी है, तो स्वीडिश कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है। ठीक है, सेशन को सभी बच्चे एक बार शेयर जरूर से करिएगा। कहाँ की कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है। जिसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2010 में। कब हुई थी, 2010 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक विल बी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू बैंक टू बी पार्ट ऑफ दिस पायलट प्रोजेक्ट बाय द HDFC बैंक। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक HDFC बैंक की इस पायलट प्रोजेक्ट की का हिस्सा बनने वाला पहले कुछ बैंकों में से एक है। जैसे HDFC रहा है वैसे ही सेम IDFC बैंक भी हो चुका है। अब ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली विल प्रोवाइड अ सपोर्ट फॉर द ऑफलाइन रिटेल पेमेंट, ध्यान रखिएगा, रिटेल पेमेंट बेस्ड ऑन डिजिटल कैश प्लेटफॉर्म टू द पेमेंट इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब कह रहा है ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो परियोजना बेसिकली है, इसका जो मेन मकसद है भारत के भुगतान परिस्थितिक तंत्र को डिजिटल कैश प्लेटफॉर्म पर आधारित ऑफलाइन खुदरा भुगतान के लिए सहायता प्रदान करना है। वही चीज़ें हो गई जो अभी जस्ट हमने पीछे बताया है, जहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी लो है या फिर नहीं है, तो ऐसी एरियाज में जो लोग पेमेंट मर्चेंट को करते हैं उनको करने में आसानी हो, पेमेंट को भुगतान करने में आसानी हो, कोई समस्या ना आए, इसलिए क्या किया गया है, क्रंच फीस कंपनी के संग इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है। ये क्रंच फीस कंपनी की क्या है, लोगो है, ये IDFC फर्स्ट बैंक का क्या है, लोगो है। इन दोनों ने आपस में क्या किया, पार्टनरशिप किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो हेडलाइन है वो ये है, EPFO ने हाइक कर दिया है, बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया, रेट ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड टू 8.1%। ध्यान रखिएगा 8.15%। EPFO ने कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% कर दिया गया है। अब ये है क्या,
एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली करता क्या है, तो जो लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं, जिसकी रिटायरमेंट हो जाती है आफ्टर जॉब 60 ईयर, तो उनको जो भी फंड वगैरह मिलता है ना, जो मिलता आ रहा है, उन लोगों को जो फंड प्रोवाइड करता है, जैसे पेंशन वगैरह हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो प्रोवाइड कराता है वो ईपीएफओ के द्वारा दी जाती है, राइट। तो अब इन्होंने क्या किया है, रिटायरमेंट फंड ऑफ बॉडी, ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट फंड बॉडी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ हैज हाइक द इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 8.15% फॉर 2022 एंड 23, ठीक है, फ्रॉम 8.1% ईयर एगो। मतलब इसके पहले कितना था, तो 8.1 था, अब इसको हाइक करके इन्होंने क्या कर दिया, 8.15% कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रीवियस वाला आपको रिमेंबर करना है, कभी कभी प्रीवियस पे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो पहले था 8.1%, अब इसको बढ़ा के इन्होंने कितना कर दिया है, 8.15% कर दिया गया है। इस बात को रिमेंबर करिएगा, जिससे क्या हो, लोगों को जो फंड वगैरह मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट, उनको फंड में थोड़ा सा वृद्धि होगा और उनका इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, ठीक है। ईपीएफओ ने क्या किया हुआ है, डिपॉजिट फॉर द प्रीवियस ईयर 8.10% विच वॉज द लोएस्ट इन द लास्ट 40 ईयर। मतलब कि ये जो परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है, ये पिछले 40 सालों में सबसे कम था। क्या था, सबसे कम था। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पिछले वर्ष के लिए ईपीएफ जो था जमा 8.10% था, जो कि 40 से अधिक वर्षों में सबसे कम इंटरेस्ट रेट दिया गया था ईपीएफओ के द्वारा जो भी पेंशन भोगी थे। लेकिन अब इसको थोड़ा और बढ़ाया दिया गया है और 8.15% कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग है वो चेंजिंग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में चेंजिंग हमेशा पूछता है कि कितना बढ़ा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 8.15 बढ़ा दिया गया है। इससे पहले कितना था, तो 8.10 था। तो ये दोनों चीज़ें रिमेंबर करके रखिएगा, एग्जामिनर दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है कि लास्ट कितना था और जो चेंज हुआ है, वृद्धि दर हुआ है, वो कितनी हुई है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इससे जो बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है, ईपीएफ रेट हाइक इफेक्ट अराउंड 6 करोड़ एक्टिव ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस 72.73 लाख वर पेंशनर इन फाइनेंशियल ईयर 2022। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि 2022 में जो रिटायरमेंट हुए पेंशन भोगी थे, उन लोगों में अगर हम देखें तो लगभग 72.73 लाख जो है ना, इसका बेनिफिट उठाए हैं 2022 में। कितने, 72.73 लाख, है ना, इतने लगभग 72 लाख हम कह सकते हैं लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका क्या है, बेनिफिट उठाए हैं। मतलब 2022 में इसका बेनिफिट अच्छे से उठाए हैं। किस पे, तो 8.10% पे। अब यही हाइक होके 8.15% कर दिया गया है इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं उनका भी जो फंड है वो बेनिफिट उनको देखने को मिलेगा। अब ईपीएफओ जो फॉर्म्ड हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था, वो कब हुआ था, 4 मार्च 1952 में इसको फॉर्म्ड किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कौन से एक्ट के द्वारा, तो 1952 एक्ट के द्वारा इसे क्या किया गया था, फॉर्म्ड किया गया था। अगर ईपीएफओ का हेडक्वार्टर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि ईपीएफओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ईपीएफओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि इनके सीईओ कौन है, तो इनके सीईओ हैं नीलम एस राव, है ना, नीलम एस राव जो हैं इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो दोनों चीज़ें आपको रिमेंबर रखना है। पहला कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी ईपीएफओ की, तो 1952 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसके सीईओ पूछा जाए आपसे एग्जाम में, तो नीलम एस राव कौन है, इसकी सीईओ हैं। इस बात को भी रिमेंबर सभी बच्चे रखेंगे। सेशन को एक बार सभी बच्चे शेयर जरूर से करिए, सभी बच्चे क्लास में आए नहीं हैं, है ना, तो जल्दी से सभी बच्चे सेशन को शेयर भी करते चलेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो न्यूज़ है वो हमारा ये है कि वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया है 108 मिलियन लोन फॉर आसाम फ्लूड मैनेजमेंट्स प्रोजेक्ट। अब देखो, हमने आपको हमेशा कहा है कि जो एग्ज़ाम में पैटर्न है, जो चेंजिंग हो रहा है, वो क्या हो रहा है। पहले ये हुआ करता था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस देश को क्या करती है, एक फंड प्रोवाइड कराती है, एक लोन प्रोवाइड कराती है, जिससे वह देश
अपने देश में जो भी आपदा वगैरह आता है या फिर ऐसी कोई समस्याएं चल रही हैं उसको इम्प्रूव कर सके। लेकिन अब कहानी ये हो चुका है कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सीधे कंट्रीज़ के, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो विकसित नहीं, जो विकासशील देश हैं, उनको क्या करते हैं, उनके राज्यों को प्रोवाइड करा रही है डायरेक्ट, है ना। तो अब ये चीज़ भी अब बदल गई है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस राज्य को दे रही है। अब इस चीज़ को भी बदल दिया गया है पैटर्न में। अब एग्जामिनर जो पूछ रहा है वो नंबर्स पूछता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वर्ल्ड बैंक ने किसी राज्य को जो अमाउंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा डिजास्टर मैनेजमेंट की बातें कर ले, या फिर यहाँ पे लिखा है यहाँ पे फ्लूड मैनेजमेंट की बातें कही जा रही है, तो ये आसाम को दिया गया है। तो ये नहीं पूछ रहा एग्जामिनर कि भैया आसाम को वर्ल्ड बैंक ने कितना, क्या आसाम वर्ल्ड बैंक ने 108 बिलियन डॉलर या मिलियन डॉलर जो दिया है किस राज्य को दिया है, ऐसा नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। अब जो पैटर्न चेंज हुआ है वो ये आ रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने आसाम को कितना लोन दिया है, किसके लिए दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो कितना लोन दिया है मतलब नंबर्स आपको पता होना चाहिए, और किस पर्पस से दिया गया ये चीज़, ये दोनों चीज़ एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं पूछता है, अब किसी कंट्री का नाम नहीं पूछता है, किसी राज्य का नाम नहीं पूछता है, अब सीधे सीधे नंबर्स पूछता है, कितना अमाउंट दिया गया है और किस पर्पस के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अब इंपॉर्टेंट हो गई। पहले बच्चे क्या करते थे कि ऑर्गेनाइजेशन नाम रटा पड़ा था और किसको दिया जा रहा है वो याद करके चले जाते थे। अब कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, नंबर्स में होता है। कितने मिलियन दिया गया है, कितने बिलियन दिया गया है, 5 की नियरेस्ट वैल्यूज होती है, जैसे 108.10 लगा दिया, 108.50 लगा दिया, 108 लगा दिया, 107 लगा दिया। तो अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे यार 108 था, 107 था, 108.10 था। तो बच्चे कंफ्यूज होकर नंबर्स में गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो नंबर्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस नंबर्स पे ही सबसे ज़्यादा क्या करते पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर्स का मतलब ये हो गया 108 क्या है मिलियन डॉलर जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा आसाम को लोन के तौर पे दिया जा रहा है, जिसमें वो जो भी बाढ़ प्रबंधन जो परियोजना है आसाम का उसमें हेल्प मिल सकेगा। आपको पता है आसाम वगैरह में अगर फ्लूड वगैरह आ जाती है तो बहुत समस्याएं देखने को मिलती है। तो उस चीज़ के लिए ये नदी वगैरह या बांध या डैम वगैरह बना सके, जिससे जो फ्लूड आता है, बाढ़ आता है, उसके पानी को मूव करा सके, बेंड करा सके और शहरों तक पानी ना पहुंचे, किसी को कोई नुकसान ना हो पाए। इस चीज़ को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, आसाम गवर्नमेंट को 108 मिलियन, ठीक है, 108 मिलियन डॉलर का लोन दिया हुआ है। अमाउंट याद रखिएगा, पर्पस याद रखिएगा। पर्पस क्या है, आसाम फ्लूड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। आसाम फ्लूड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए 108 मिलियन डॉलर का लोन वर्ल्ड बैंक के द्वारा आसाम गवर्नमेंट को दिया गया है। अगेन मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या है, वर्ल्ड बैंक हैज गिवन द नोट टू प्रोवाइड अ लोन 108 मिलियन टू द असिस्ट आसाम इन द एफर्ट टू इंप्रूव इट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड द इनहेंस फ्लूड फोरकास्टिंग। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि विश्व बैंक ने असम को अपनी आपदा तैयारियों में सुधार करने और बाढ़ पूर्व अनुमान को बढ़ाने के प्रयासों के सहायता के लिए 108 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है। किसने दी हुई है, विश्व बैंक ने दिया हुआ है। किसको दिया है, आसाम को दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है, तो अभी जस्ट हमने आपको बताया है किसके लिए, बाढ़ प्रबंध परियोजना के लिए। किसके लिए, बाढ़ प्रबंध परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर का लोन वर्ल्ड बैंक के द्वारा आसाम गवर्नमेंट को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका एम क्या है, पर्पस क्या है, असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंध परियोजना राज्य पर बाढ़ और नदी, ठीक है, बाढ़ और नदी के कटाव, ठीक है, बाढ़ और नदी के कटाव के प्रभाव को कम करने के लिए दिया गया है। बेसिकली इसमें सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, नदी वगैरह में जो पानी आ जाती है उसको सेव कर सकेंगे, पानी जो बाढ़ बहुत तेजी से बढ़ता है जिससे नुकसान होता है उस चीज़ को रोक सकेंगे। मतलब प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। तो एम आपके सामने है, किसने क्या दिया है वो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिएगा, ये आपके द इकोनॉमिक्स टाइम में भी ये न्यूज़ दे रखा है, ध्यान रखिएगा। गुवाहाटी वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ अप्रूव्ड 108
million loan to help the northeastern Indian state of Assam improve the disaster preparedness and enhance the flood forecasting। वही चीज़ लिखा है और फ्यूचर में भी लिखा हुआ है कि 500 मिलियन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम टू फॉर असम, आगे के लिए है इन्वेस्टमेंट करने का, अभी नहीं है फिलहाल। 108 मिलियन डॉलर दिया गया है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी ये क्या है, न्यूज़ कवर किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा आता है तीसरा चौथा न्यूज़, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइट फील्ड का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है, ध्यान रखिएगा, कृष्णराजपुरा। अब ये कृष्णराजपुरा है कहाँ, तो ये है बेंगलुरु में। कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, ध्यान रखिए। कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइट फील्ड का उद्घाटन किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बेंगलुरु में मेट्रो फेज 2 के तहत रीच की 13.71 किमी विस्तार परियोजना का शुभारंभ किया गया है, जो कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन तक क्या है, चलेगी, ध्यान रखिएगा। फेज 2 के अंतर्गत किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। कृष्णराजपुरा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका बेंगलुरु मेट्रो, ध्यान रखिए कहाँ पे, बेंगलुरु में पड़ता है। यह परियोजना लगभग 4250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरी की जाएगी। अमाउंट याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछता है। बेंगलुरु मेट्रो फेज 2 के अंतर्गत कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन जो बनाया गया है, हाल ही में हमारे मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, उसकी बजट कितनी है, तो 4250 करोड़ का वो बजट है। तो क्वेश्चंस किसी भी तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। आगे आते हैं। चाइना स्पेंड $240 बिलियन बेलिंग आउट बेल्ट एंड रोड कंट्रीज। अब ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं है कि ये इनिशिएटिव नया है, ये इनिशिएटिव बहुत पुराना है। किसके द्वारा चल रहा है, चाइना के द्वारा चल रहा है। कौन सा, बेल्ट एंड रोड। अब ये बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है, उसमें चाइना ने स्पेंड किया हुआ है 240 बिलियन। ध्यान रखिएगा, चीन ने क्या किया हुआ है, बेल्ट एंड रोड देशों को उबारने के लिए 240 अरब डॉलर रुपए खर्च किए हुए हैं। किसने, चाइना ने। अब इसमें भी 80% जो अमाउंट है वो चाइना के जो रिजर्व बैंक है, पीपल्स रिजर्व बैंक के द्वारा दिया गया। जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही चाइना का भी बैंक है, ध्यान रखिएगा। अभी आगे सब कुछ हम लोग देखेंगे, तो उसमें दिया गया। तो उसमें वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि चीन ने 2008 और 2001 के बीच, बेसिकली ध्यान रखिएगा, बेल्ट एंड रोड क्या है, तो बेल्ट एंड रोड योजना क्या है, वो चाइना का ही है, जो कि स्टार्ट किया गया था 2008 में, ध्यान रखिएगा। जिसमें क्या करेंगे, यूरोप हो गया, ध्यान रखिएगा, यूरोप हो गया, एशिया हो गया और अफ्रीका हो गया। ये जो कंट्री है, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने की बातें कही गई है। इन कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट करने की बातें कही गई है। लेकिन ये तीनों आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, ये तीनों जो हैं आपस में कॉन्टिनेंट कनेक्ट कैसे होंगे, तो रोड के जरिए होंगे। किससे होंगे, रोड के जरिए होंगे, या फिर समुद्री जो हमारे रास्ते होते हैं उससे कनेक्टिविटी बनेगा। और ये सभी कनेक्टिविटी जाके कहाँ पे जुड़ेगा, चाइना में जुड़ेगा। क्या होगा, चाइना में जुड़ेगा। तो एक चीज़ इससे समझ में, ये चीज़ आपको ज़रूर से आ रहा होगा कि चाइना ये जो कनेक्टिविटी इनिशिएटिव लेके चल रहा है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि चाइना अफ्रीका, यूरोप और एशिया में अपनी किस तरह से पकड़ मजबूत कर सके और अपने बिजनेस, अपने कारोबार और किस तरह से हर एक कंट्रीज़ में, कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज़ में अपनी पकड़ बना सके और अपनी जो बिजनेस है उसको इम्प्रूव कर सके, कारोबार को इम्प्रूव कर सके और अच्छी एक मजबूत क्या है, पकड़ बना सके। तो बेसिकली इसीलिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना के द्वारा चलाया गया था। वही चीज़ यहाँ पे है। तो उसमें जो अमाउंट खर्च हुआ था, जैसे अब मान लो सपोज दैट हम कहते हैं कि कुछ रास्ता जो हमारा ऑक्युपाइड एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर वाला, पाकिस्तान के पास, वहाँ भी ये रास्ता आ रहा है ऊपर से, है ना। और इधर से क्या है, चाइना जब स्टार्ट किया तो रसिया होते हुए, इराक होते हुए, ईरान होते हुए ये कनेक्टिविटी स्टार्ट इन्होंने किया हुआ है। तो जब ये जम्मू एंड कश्मीर में आ रहे हैं ये कनेक्टिविटी लेके, तो इससे परेशानी किससे हो रही है, भारत को परेशानी हो रही है कि भाई अगर ये ला देंगे कनेक्टिविटी तो कहीं ना कहीं भारत के लिए समस्या खड़ा हो जाएगा कि एक चाइना से पाकिस्तान की कनेक्टिविटी हो जाएगी सीधा रोड से, उसमें भारत को समस्या बहुत बड़ा आएगा जो ऑक्युपाइड वाला एरिया है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें क्या है, भारत शामिल नहीं है ना। बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है चाइना के द्वारा, इसमें क्या है, भारत पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है। लेकिन इसमें जो कंट्री पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जिनको जोड़ा गया है, बेसिकली उन कंट्री को जोड़ा गया है जो एक विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं, जो एक डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत आते हैं,
अब दो चीज़ें आती हैं कि सर एक डेवलप्ड और एक डेवलपिंग या एक विकसित एक विकासशील, ये जो देश हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो डेवलप्ड कंट्री होती है, जो विकसित कंट्री होती है, वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, वो कम होती है, ध्यान रखिएगा, और वो काफ़ी डेवलप होती है, हर तरह की सुविधाएं उनके पास होती हैं। लेकिन जो विकसित होती, जो विकासशील होती हैं, जो डेवलपिंग होती हैं, बेसिकली वहाँ की पॉपुलेशन आपको देखने में ज़्यादा मिलेगा, प्लस वो धीरे धीरे अपने आप को विकसित कर रहे हैं, मतलब कि हर एक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं, हर एक जो सुविधाएं हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, वो वहाँ के जो एरियाज़ हैं, वहाँ के जो राज्य हैं, उनको दिया जा रहा है, मतलब धीरे धीरे वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ जो डेवलपिंग में आते हैं, जो विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं, उन्हें चाइना ने क्या किया, लोन प्रोवाइड कराया हुआ है। क्या किया गया है, लोन प्रोवाइड कराया गया है, जिसके तहत उस लोन के थ्रू क्या करेगा, जो रोड इनिशिएटिव चल रहा है बेल्ट एंड रोड, उसमें वो अमाउंट क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है, जिससे चाइना का भी फायदा होगा। चाइना क्या कर रहा है, रोड बन रहा है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से वो रोड जा रहा है, तो पाकिस्तान को चाइना ने क्या किया, लोन प्रोवाइड करा दिया कि हाँ भाई ये लोन लो, अब इसकी सहायता से इस रोड को क्या है, बनाना है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, एक तो चाइना का ही अमाउंट है, रोड भी जो जा रहा है, कनेक्टिविटी चाइना का ही जा रहा है, तो जो भी जैसे अर्जेंटीना, मंगोलिया, पाकिस्तान, ऐसे कई सारे हैं कंट्री जिसको चाइना ने क्या किया, लोन के तौर पे पैसा दिया हुआ है। तो ये जो लोन के तौर पे पैसा दिया जा रहा है, उसमें मैक्सिमम जो 80% अमाउंट है वो पूरा चाइना ने ही दिया हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे निकल के आया है कि चीन ने 2008 और 2021 के बीच 22 विकासशील देश, 22 विकासशील देश मतलब जो धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, पाकिस्तान, मंगोलिया, अर्जेंटीना, है ना, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, देशों को उबारने के लिए 240 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। हाल ही के वर्ष में यह राशि बढ़ गई है क्योंकि अधिक लोग बेल्ट एंड रोड के बुनियादी ढांचे के निर्माण में खर्च किए गए ऋण को चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, चाइना ने तो लोन दे दिया, चाइना ने तो लोन प्रोवाइड करा दिया, अब वो रिवर्ट भी तो करना है उन देशों को, तो वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो अब क्या है, खर्च बढ़ रहा है, तो खर्च बढ़ रहा है तो फिर से चाइना क्या करेगी, अमाउंट देगी, बट चाइना के पास भी तो अमाउंट होना चाहिए, पैसे तो होना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या है BRI प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा, BRI प्रोजेक्ट का मतलब हो गया बेल्ट रोड इनिशिएटिव। क्या है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना है क्या। अब आप देखो यहाँ पे ये चाइना है, चाइना का शियांग रीजन है, अब यहाँ से ये रोड बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये चाइना के अंदर। अब यहाँ पे ये रशिया गया, रशिया से होते हुए यूं टर्न करके ईरान आ रहा है, फिर इराक जा रहा है, फिर मॉस्को, ये ऐसे पूरा चेंज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब दूसरा, ये तो पहला वाला हो गया, दूसरा जो इनका रोड मैप है वो क्या है, ये देखो पाकिस्तान है, ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए आ रहा है, फिर इधर नीचे भी आप देखो पूरा ये कनेक्टिविटी दिखा रहा है, इंडोनेशिया, जकार्ता, है ना, श्रीलंका, कोलकाता, ये भारत का देखो कोलकाता शहर ये जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन भारत ने अभी इसमें भागीदारी, इंटरेस्ट नहीं दिखाया हुआ है, और ये पूरी कनेक्टिविटी दिखा रहा है ना, पूरी कनेक्टिविटी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी जो है चाइना अपने मकसद से बना रहा है, जिससे क्या हो, चाइना की हर एक कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, एशिया और क्या है आपके यूरोप में एक पकड़ बन सके, एक बड़ा सा मार्केट बाजार बना सके, बेसिकली ये मकसद है चाइना का। ये वही चीज़ लिखा है। ये परियोजना जो है 2013 में चीन के राष्ट्रपति, जो चीन के जो प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा क्या किया गया, इसकी शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा, है ना, 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के द्वारा। हालांकि चीन इस बात से इनकार करता है, लेकिन प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अपना भू राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना है। जो चीज़ मैंने बताया है वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। 2016 में वन बेल्ट वन रोड परियोजना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन द्वारा संचालित परियोजनाओं का एक समूह है। क्या क्या है, तो आपको दिखाई दे रहा है एशिया, है ना, यूरोप और उसके बाद क्या है, अफ्रीका, है ना। इन सभी कॉन्टिनेंट में चाइना चाहता है एक अच्छी कनेक्टिविटी चाइना से हो पाए। अब ये कनेक्टिविटी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, चाइना से ही कनेक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, पूरी कनेक्टिविटी चाइना को कनेक्ट कर रहा है। और चाइना चाहता है कि अगर ये कनेक्टिविटी हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्या है, भूमि और समुद्री क्षेत्र में चाइना अपनी पकड़ भी अच्छा करेगा और एक बहुत बड़ा बाजार क्या है, चाइना इसमें बना सकता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली है क्या, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, वही चीज यहां पे सब कुछ लिखा गया है। इसमें यह भी लिखा गया है विकास एवं संपर्क परियोजना जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल एवं जलमार्ग के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। किसी भी तरह करके, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे वो समुद्र मार्ग हो, चाहे वो रोड हो, है ना, स्थल हो, इसमें क्या करना है, बेसिकली कनेक्टिविटी बनानी है चाइना को इन तीनों कॉन्टिनेंट से। ध्यान रखिएगा, चीन एक रणनीति है जिसके माध्यम से ये पूरा, है ना, जो चीज हमने बताया यूरोप, एशिया, अफ्रीका को जोड़ने की संकल्पना है। विश्व की 70% विश्व की 70% जनसंख्या में से तथा 75% ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने वाली परियोजना चीन के उत्पादन केंद्रों को वैश्विक बाजार, जो चीज हमने बोला है वही चीज लिखा है, एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से क्या करेगी, आपस में जोड़ेगी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत, पहला जो रूट है जिसे चीन मतलब कि यहां से आप देखो जियान रीजन से चालू किया गया है, शुरू होकर रशिया, रूस, ईरान होते हुए इराक तक ले जाने की योजना है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट वाला है। जबकि इस योजना के तहत दूसरा रूट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यही समस्या आ रही है इंडिया के लिए। मतलब ये वाला पोर्शन, ये पाकिस्तान वाला, ये भारत है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ऊपर वाला, ये यही वाला समस्या कर रहा है भारत के लिए। ये जो कॉरिडोर बन रहा है, ये जो रोड बन रहा है, जो चाइना कनेक्टिविटी बना रहा है पाकिस्तान के लिए, उसमें भारत के लिए दिक्कत है। भारत इसीलिए इसमें क्या है, अभी तक जुड़ा नहीं है। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका और इंडोनेशिया होकर ये इराक तक ले जाना है। तो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है और भारत के लिए नुकसानदेह भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चीन को सड़क मार्ग से जोड़ना है, जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है बेसिकली। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इसमें लगभग जो आपको मैंने बताया 80% जो खर्च है वो चीन के द्वारा ही क्या है, एक विकासशील देशों को दिया गया है। ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। द बाइलॉट मनी ऑफ 240 बिलियन वॉज सोर्सेज फ्रॉम द वेरियस क्या है चैनल्स विद अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन डॉलर कमिंग फ्रॉम द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। जैसे हमारा आरबीआई है वैसे चाइना का ये बैंक होता है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के द्वारा दिया गया है। लगभग कितना दिया है, 170 बिलियन डॉलर, जो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल सुरीनेम, श्रीलंका, इजिप्ट, है ना, पाकिस्तान भी ले लो यहाँ पे, है ना, पाकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, है ना, मंगोलिया हो गया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज डेवलपिंग में आते हैं जिनको ये अमाउंट दिया गया है। नेक्स्ट आइएगा, हमजा यूसुफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी के क्या है, नेतृत्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, कौन करेगा, हमजा यूसुफ। कौन करेगा, पाकिस्तानी मूल के राजनीतिक है, पॉलिटिशियन है हमजा यूसुफ, जिनको निकोला स्टर्जन की जगह स्कॉटलैंड के पहले, स्कॉटलैंड की बेसिकली क्या है, ये पार्टी है, ध्यान रखिएगा, उसके ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। कौन है, हमजा यूसुफ। कौन है, हमजा यूसुफ को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, हमजा यूसुफ को बनाया गया है। हमजा यूसुफ ओन अ स्कॉटिश नेशनल पार्टी लीडरशिप कॉन्टेस्ट विद अ 52% ऑफ द फाइनल वोट, मतलब 52% वोट के संग ये जीते हुए हैं और ये क्या है, अब इसके लीडर्स बने हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, एडिनबर्ग है। यहाँ की जो नेशनल एनिमल है वो क्या है, यूनिकॉर्न है। उसके बाद यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, पौंड है। इन सब से कोई मतलब आपको ऊपर नहीं है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आइएगा, गडकरी जो हमारे क्या हैं, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, नितिन गडकरी हैं, आपको पता ही है। तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, दावा किया हुआ है कि 2024 तक अमेरिका की बराबरी कर लेगा भारत, ध्यान रखिएगा, का राजमार्ग ढांचा। मतलब गडकरी क्लेम इंडियाज हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी मैच्ड किसके, अमेरिकन्स बाय 2024। 2024 तक अमेरिका की बराबरी कर लेगा भारत का राजमार्ग ढांचा। जो हमारा हाईवे वगैरह है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अमेरिका का जिस तरह से है उस तरह भारत भी क्या है, बराबरी कर लेगा। ऐसा कहना है किसका, नितिन गडकरी, जो कि हमारे इंडिया यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है। ऐसा इनका कहना है, ऐसा इनका दावा किया गया है। और सही बात भी है, जिस तरह से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है,
जो रोड वगैरह बनाई जा रही है, जो हाईवेज एक्सप्रेसवे बनाई जा रही हैं, सच में बहुत डिफरेंट है। आपको जाना भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे अभी जस्ट 48 बना है, जो दिल्ली से जयपुर को कनेक्ट करता है, मुंबई कनेक्ट करता है, चेन्नई कनेक्ट करता है, कोलकाता कनेक्ट करता है और फिर आपका क्या है दिल्ली से जुड़ जाता है। तो 48 में क्या क्या आता है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, ये दोनों मिला के 48 बनाया गया है। और उसका 16 जो कि मुंबई से क्या करता है, सॉरी चेन्नई से क्या है कोलकाता को जोड़ता है, और कोलकाता से दिल्ली को जोड़ने के लिए क्या बनाया गया, 19 बनाया गया नेशनल हाईवे। तो ये जो स्वर्णिम ये जो चतुर्भुज परियोजना है अटल जी के द्वारा, है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटर के नाम से आपने सुना होगा, उसको जाके अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर रियल में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है और किया गया है। चाहे वो कोई भी एक्सप्रेसवे ले लो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ले लो, है ना, जो भी एक्सप्रेसवे बन रहा है बहुत ही ए ग्रेड का बनाया गया है। तो उसको भी देखते हुए कहा जा सकता है कि 2024 तक अमेरिका की बराबरी कर लेगा भारत का जो राजमार्ग है, जो हाईवे वाला सिस्टम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये वही चीज़ कहा गया, किसके द्वारा बोला गया, नितिन गडकरी के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि 2024 तक भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, राजमार्ग जो ढांचा है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, राजमार्ग ढांचा है, उससे बराबरी कर लेगा। ध्यान रखिएगा सेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2024 तक, कब, 2024 तक बराबर कर लेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये न्यूज़ में भी आया था जागरण के 2024 तक अमेरिका के बराबर हो जाएगा भारत के राजमार्ग, न्यूज़ में दे रखा था। नेक्स्ट आते हैं, हिस्टोरिक डे, ऐतिहासिक दिन जब दो महान विभूतियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। ध्यान रखिए, क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। दो ऐसे पर्सनालिटीज़ थे, महान पर्सनालिटीज़ थे, जिनका अनावरण किया गया। किसके द्वारा किया गया, अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। वो कौन है जिसका किया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो वो आपके हैं कर्नाटक के बेंगलुरु राज्य में विधानसभा परिसर भगवान बलेश्वर, ध्यान रखिएगा कौन है, भगवान बसवेश्वर जी और नादपरू कैंपेगौड़ा जी की प्रतिमा जो है उसका क्या किया गया, अनावरण किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। भगवान बसवेश्वर जी का है और क्या है, नादपरू, क्या है, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा जी की जो मूर्तियां हैं, जो प्रतिमा है, उसका अनावरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं उनके द्वारा किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस 110% पूछा जाएगा। अब भगवान बसवेश्वर जी जो हैं, बेसिकली इनकी जो प्रतिमा है वो पूरे विश्व को यह संदेश देगी कि भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत क्या है, लोकतंत्र की जननी है। बाशवन्ना की प्रतिमा स्थापित कर केवल विधानसभा बल्कि दुनिया भर में लोकतंत्र में आस्था रखने वाले सभी लोगों को सम्मानित, ध्यान रखिएगा, किया जाता है। तो भगवान बसवेश्वर की जो प्रतिमा है वो क्या बताती है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैंपेगौड़ा जी बेंगलुरु में सैकड़ों जो डैम, झील वगैरह हैं बनाकर पूरी दुनिया को पानी का महत्व समझाए थे। तो इसके लिए इनकी प्रतिमा बनाई गई है। किसकी सर, कैंपेगौड़ा, ध्यान रखिएगा, क्या है, कैंपेगौड़ा जी की जो प्रतिमा बनाया गया, बेसिकली उसका जो मकसद है वो ये है कि पूरी दुनिया को पता चल सके कि पानी का महत्व क्या है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सैकड़ों, हजारों, लाखों इन्होंने क्या किया था, झील बनाया था और वहाँ पे पानी को रिस्टोर करा था, जिससे क्या हो, पानी के महत्व को समझा जा सके। तो बेसिकली इसी मकसद से, इसी मैसेज के संग इनकी भी मूर्ति बनाई गई है और अनावरण किया गया है। तो दो मूर्ति है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हमेशा। भगवान बसवेश्वर जी हैं और है नादपरू, क्या है, कैंपेगौड़ा। इन्हीं के नाम पे देखो वहां के एयरपोर्ट का भी नाम रखा गया है, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को रिमेंबर करके रखिए। किसने अनवील्ड किया हुआ है, तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा किया गया, या केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह, दोनों मंत्री ये हैं। तो इस बात को रिमेंबर करके रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है न्यूज़ हमारा, डिल्मा रूसेफ, ठीक है, डिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किसको बनाया गया है, डिल्मा रूसेफ को बनाया गया, अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स मतलब क्या हो गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना।
ब्रिक्स बैंक है, ये बनाया गया है, इसमें ये कंट्रीज मेंबर है। इसकी जो प्रेसिडेंट बनाई गई हैं वो कौन है? डिल्मा रूसेफ को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? डिल्मा रूसेफ को बनाया गया है। ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक पहले था, इसको बोलते थे, ब्रिक्स बोलते हैं, वही है एनडीबी भी और ब्रिक्स बैंक भी। तो बेसिकली इसका जो प्रेसिडेंट नया बनाया गया है वो बनाया गया डिल्मा रूसेफ को बनाया गया है। अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, फॉर्मल कौन है? ब्राजील की प्रेसिडेंट रही है, ध्यान रखिएगा, है ना। Brazilian president Dilma Rousseff has been elected as the new president of NDB New Development Bank, also known as BRICS Bank। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। रिप्लेसिंग, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कस ट्राइजो। किसको? मार्कस ट्राइजो को इन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पहले ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंट थी वो कौन था? तो मार्कस ट्राइजो थे इसके पहले, बट अब ये चेंज हो चुके हैं। अब ब्रिक्स या एनडीबी पूछ दे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो डिल्मा रूसेफ क्या है? अभी प्रेजेंट टाइम में उसकी प्रेसिडेंट नई बनाई गई है। तो इस बात को रिमेंबर करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिल्मा रूसेफ एक अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने जनवरी 2011 से अगस्त 2016 तक लगातार 2 बार ब्राजील के संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने क्या है? काम किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि डिल्मा रूसेफ कहाँ की है। तो ध्यान रखिएगा, ब्राजील की पॉलिटिशियन है, इकोनॉमिस्ट है। अब इनको क्या किया गया है? ब्रिक्स, क्या किया गया है? ब्रिक्स का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया हुआ है? तो इन्होंने किया मार्कस ट्राइजो को रिप्लेस किया हुआ है। किसको रिप्लेस किया है? मार्कस ट्राइजो को क्या किया? इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है। ध्यान रहे, किसने किया है? डिल्मा रूसेफ ने किया हुआ है। ये कौन है? ब्रिक्स की प्रेसिडेंट बनाई गई हैं या न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्या की गई है? प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। ठीक है, दोनों चीजें पॉइंट्स लिखते चलिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी वो ब्राज़ील में कब तक क्या क्या थी वो है इनका, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एनडीबी का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, अभी जस्ट हमने बता दिया है। फाउंडेड हुआ था 2014 में, हेडक्वार्टर संघाई चाइना में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, S&P एक रेटिंग कंपनीज है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया है? वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6% क्या है? अपरिवर्तित है, अनचेंज्ड है। मतलब लास्ट ईयर जो था 2022-23 वाला, वही चीज़ इसमें भी इन्होंने बताया कि S&P कीप इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट अनचेंज 6% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। अगले साल के लिए इन्होंने कहा है कि कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है भारत की जीडीपी ग्रोथ में, इस बात को बोला है। S&P कंपनी ग्लोबल कंपनी है, ये रेटिंग देती है किसी भी क्या है कंट्रीज की जीडीपी के ऊपर बेस्ड। ध्यान रखेगा, इन्होंने भारत के लिए बोला है जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 6% ही होगा फिस्कल ईयर 2024। मतलब ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1 में इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है। जीडीपी में 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है। 2026 और 27 के लिए यह 7.1% होगी। मतलब इन्होंने 24 में तो बोला है अनचेंज्ड है, 6% ही होगा, लेकिन आगे 26-27 के लिए इन्होंने बोला है चेंज होने के बाद है कितना? 7.1%। आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब अलग अलग रेटिंग कंपनीज होती है ना, क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, IMF होती है, उसके बाद S&P है, ऐसे बहुत सारे रेटिंग ग्लोबल कंपनीज है जो कि क्या करती हैं? रैंकिंग बताती हैं, रिपोर्ट बताती हैं कौन सी कंट्री कितनी क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है, वहाँ की जीडीपी ग्रोथ कितनी हो रही है, नेक्स्ट ईयर कितना होने वाला है, वो अनुमान क्या करती है? इंडिकेट करती हैं। तो ये आपको रिमेंबर करके रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इस कंपनी के द्वारा कितना बताया गया है, इसके द्वारा कितना बताया गया, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो S&P के द्वारा बताया गया अनचेंज्ड है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, रिमेंबर रखिएगा, ये वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। आगे आइएगा, MT वासुदेवन नायर को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन अवार्ड से आने ही आने हैं आपके। MT वासुदेवन, ध्यान रखिएगा, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो चाहे SSC का है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। MT वासुदेवन नायर को केरल ज्योति, ध्यान रखिएगा,
केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि केरल ज्योति जो सम्मान है वो किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। तब चूंकि केरल लगा ही है तो केरल से ही समझ जाएंगे केरल के द्वारा दी जाती है। तो इस बार किसको दी गई है, तो एम.टी. वासुदेवन को दिया गया है। किसको दिया गया है, एम.टी. वासुदेवन को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये एम.टी. वासुदेवन है कौन, तो मलयालम साहित्यकार है या फिर मलयालम लिटरेसी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साल्टवॉर्ड मतलब कह रहा है यहाँ पे मलयालम साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एम.टी. वासुदेवन नायर को, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए पद्म, ध्यान रखिए क्या है, पद्म पुरस्कारों के तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार से क्या किया गया, चुना गया या सम्मानित किया गया है। अब जैसे हर एक राज्यों का अपना सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है, तो वैसे ही केरला गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है केरल ज्योति, वैसे ही 3 है। तो ये केरल ज्योति जो सम्मान है वो केरला का बहुत बड़ा सम्मान है केरला राज्य के द्वारा। तो वो किसको दिया गया है, तो एम.टी. वासुदेवन नायर को दिया गया है, केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीन कैटेगरी में है। एक क्या है, पहली बात केरल ज्योति, केरला प्रभा और केरला श्री, ये 3 है जो कि केरला का सर्वश्रेष्ठ क्या है, पुरस्कार है राज्य के द्वारा दिए जाने वाले वहाँ के लोगों को जो केरला में अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या है, केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री में पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है केरला के द्वारा। 3 श्रेणियों में है, ध्यान रखिएगा। 3 श्रेणियों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक श्रेणी ये है, एक ये है और एक ये है। कौन से है, तो अभी जस्ट हमने आपको बताया पद्म पुरस्कार श्रेणी दिया गया है जो कि केरला का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिए जाने वाले श्रेणी के अंतर्गत आता है। 3 श्रेणियां हैं, आपके सामने है। तो इस बार जो दिया गया है वो किसको दिया गया, इनको दिया गया। ये कौन है, एम.टी. वासुदेवन नायर जी हैं। ये कौन है, मलयालम साहित्यकार हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। विमेन प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हरा दिया है। बस आपको यही ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, विमेंस जो प्रीमियर लीग चल रहा है उसमें मुंबई इंडियंस ने क्या किया हुआ है, दिल्ली कैपिटल को हरा दिया है। मतलब मुंबई इंडियन ने क्या किया, दिल्ली को हरा दिया। तो चैंपियन कौन बना, मुंबई इंडियन बना है। इस बात को रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, आज़ाद रिलीज हो चुका है ना। क्या है, आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद को सभी बच्चे जानते हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस इन्होंने छोड़ दिया है, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, आज़ाद, रिलीज हो चुका है। इसकी जो पब्लिकेशन है वो रूपा पब्लिकेशन के द्वारा किया गया है। पब्लिकेशन क्या है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो कौन है, रूपा पब्लिकेशन है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने एक ईमानदार और स्पष्टवादी आत्मकथा लिखी है जो 5 अप्रैल को नई दिल्ली में लॉन्च होगी। कब होगी, 5 अप्रैल को होगी। आप ये बैकग्राउंड ध्यान रखिएगा, इस तरह से आज़ाद लिखा हुआ है, ये है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली इसमें इन्होंने जिक्र क्या किया हुआ है, गांधी परिवार के सदस्य इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी.वी. नरसिम्हा राव जैसे पूर्व प्रधानमंत्री के साथ वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न राजनीतिक नेताओं के साथ अपनी बातचीत का एक आकर्षण विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। मतलब इन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में चीज़ें लिखी होंगी, जिसके संग इन्होंने काम वगैरह किया है उनके बारे में किया है, अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है ना। तो हर एक चीज़ें यहाँ पे इन्होंने आज़ाद, तो ध्यान रखिएगा, आज़ाद जो आत्मकथा है किसकी है, नबी की है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। भारत सरकार ने रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए NRCP लॉन्च किया है। अब रेबीज क्या होता है, जब कुत्तों के काटने पे जो बीमारियां फैलती, बोलते नहीं रेबीज की टीका लगा लीजिए। और ये है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में निकल के आया, एक बच्चा है जिसको 2 से 3 बार क्या हुआ है कि कुत्ते ने काटा है। उन लोगों ने रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाया, जिसका इम्पैक्ट उसे बाद में देखने को मिला, 6 महीने साल भर बाद। क्या हुआ कि उसकी एक्टिविटी जो है कुत्तों जैसी हो गई, है ना। तो रेबीज का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी होता है हर एक बच्चों को। अगर मान लो सपोज दैट कुत्ते काट लिए, जो रोड वगैरह पे आप देखते हो, है ना, कुत्ते रहते हैं ऐसे ही, मतलब पालतू हैं या फिर रोड पे घूम रहे हैं, उसके लिए भी एक नियम निकाला गया था। वो नियम भी अभी हम आपको बताएंगे क्या है, कब निकाला गया था। ठीक है, तो जो बाहरी कुत्ते घूमते रहते हैं उनको कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है। तो NRCP क्या है, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, मतलब भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, जिससे क्या हो, कंट्रोल किया जा सके किस पे, रेबीज पे। केंद्र सरकार ने रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम की शुरू की हुई है।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेबीज के ऊपर कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो NRCP मतलब नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरुआत की गई है, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रोग्राम हो गया, स्कीम्स हो गए, ये सब एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, रेलवे और SSC में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये जरूर से लिखिएगा, ठीक है। और जैसे क्या है, जो आवारे कुत्ते वगैरह होते हैं, है ना, एंटी रेबीज टीकाकरण और आवारे कुत्तों को नसबंदी कर लेना। जो आप कुत्ते बहुत जगहों पे आप चले जाओगे, जैसे मान लो आप अपने एरिया में देख लो, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग आ नहीं पाते, इतने सारे क्या है बाहरी कुत्ते हैं, और किसी को भी दांत लगा दिया तो वो समस्या आ जाती है ना, फिर बोलते हैं रेबीज़ का जाकर टीका लगा लो, है ना, नहीं तो समस्या फिर देखने को मिलेगी। उस टाइम तो समझ में नहीं आता है, उस टाइम 6 महीने 3 महीने तक आपको लगेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन धीरे 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 क्या है, उसका जब असर स्टार्ट होता है तो कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। इसलिए रेबीज़ का टीका बहुत ज़रूरी है, और आवारा कुत्तों पर भी कंट्रोल करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, 2023 में क्या किया गया, एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स लाया गया था, जिसके कंट्रोल द डॉग पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBI ने संबंधित अधिकारियों से उचित कार्रवाई करने और कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण कुत्ते नियम 2023 को प्रभावी ढंग से लागू करने का अनुरोध किया गया है। और सही बात है, जरूरी भी है। बहुत सारे ऐसी जगह है, बहुत सारे राज्यों में आप जाओगे रात में, फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की बातें कर ले, दिल्ली में नोएडा में अगर आप चले जाओगे तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, क्षेत्र हैं, जहाँ पे आपको रात में जाना बड़ा मुश्किल है, कॉलोनी में इतने सारे कुत्ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ना, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को समस्याएं देखने को मिलती है। ये PIB इंडिया सोर्स है, वहीं से इसको न्यूज़ को लिया गया है। अमित शाह ने किया है वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन, ध्यान रखिएगा, वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, हमारे अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किया है। अब ये जो पोर्टल है किसके लिए, अब नाम से आपको लग रहा है वैदिक विरासत, अब वैदिक विरासत में जो जो चीज़ें आती हैं वैदिक से जो जुड़ी हुई हैं, उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना, है ना, इसीलिए क्या किया गया, इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करना और इसे आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना है। बेसिकली कहना यह है कि वेदों में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो आम लोगों तक पहुंचाना, उनके संज्ञान में लाना मेन मकसद है इस पोर्टल को लॉन्च करने का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार वैदिक विरासत पोर्टल में अब चारों वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है। इन रिकॉर्डिंग में 4 वेदों में 18,000 से अधिक मंत्र हैं, जिनकी कुल अवधि 550 घंटे से अधिक है। ये पब्लिक के लिए है, पब्लिक वेदों के बारे में जान सके, कि चारों वेदों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या बताता है वेद, है ना, तो ये सब चीज़ों के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे अमित शाह जी हैं। ईसा अंबानी ने जीता है क्या, जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड, ध्यान रखिएगा। जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर्स जो अवार्ड है इस बार किसने जीता है, ईशा अंबानी, सभी लोग जानते हैं इनको, है ना। रिलायंस जो आपका रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के निर्देशक है निशा अंबानी ने 12वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर्स का अवार्ड इन्होंने क्या है, जीता हुआ है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स के न्यूज़ में भी आया था, किसको किसको अवार्ड दिया गया ये ध्यान रखिएगा। CEO ऑफ द किसके, MD टाइटन जो कंपनी है, टाइटन जो कंपनी है उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है CK वेंकट रमन को भी दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड दिया गया है वो चेयरमैन है L&T कंपनी के AM नाइक को दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इमर्जिंग इनोवेटर्स को जो दिया गया है वो कौन है, फाउंडर ऑफ स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो दिया गया है पवन चंद्र एंड नागा भारत ढाका को दिया गया है, ठीक है। और टूर्नामेंट स्टार्स को दिया गया, कम्युनिकेशन को, टाटा कम्युनिकेशन को दिया गया है, ठीक है, टर्न आउट। और बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है फोर्ब्स में, ये जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। चलिएगा आगे आते हैं। 2023 IBA महिला विश्व
मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप है वो कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, इंडिया में हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में कह रहा है, नई दिल्ली में आयोजित IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के 2023 में कौन सा संस्करण हुआ है, 13वां संस्करण हुआ है, भारत के प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरा हुआ है, ठीक है। दूसरी बार ऐसा है जो कि भारत में हो रहा है, इसके पहले 2006 में हुआ था, 2006 में हुआ था। यह दूसरी बार था जब भारत ने इस तरह की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पहली बार 2006 में क्या किया था, हासिल किया हुआ था। पहली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का 13वां संस्करण, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा आयोजित किया गया था 15 मार्च से लेकर 26 मार्च, कब, 15 मार्च से 26 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया था भारत में ही, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किसने किसने क्या क्या जीता है वो आपके सामने है पूरी डिटेल से। गोल्ड किसने जीता हुआ है, क्या क्या सब गोल्ड है आपके सामने। इंडिया ने भी क्या किया, गोल्ड जीता हुआ है स्वीटा बोरा के द्वारा 81 kg में लाइट हैवी वेट में, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, भारतीय सेना और वायुसेना ने वायु प्रहार, ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, नामक जो अभ्यास है, संयुक्त अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है, किया गया है। इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स कंडक्टेड ज्वाइंट एक्सरसाइज नेम्ड वायु प्रहार। वायु प्रहार जो हाल ही में एक्सरसाइज किया गया है, युद्ध अभ्यास किया गया है, वो किसके बीच में किया गया है, तो इंडियन आर्मी और किसके, एयरफोर्स के बीच में किया गया है। कुछ सारे डोमेस्टिक क्या होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, और कुछ एक्सरसाइज जो होते हैं, युद्ध अभ्यास जो होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल होते हैं। तो वो एक अलग पॉइंट होगा, हम अलग क्या करेंगे, एक क्लास ले लेंगे जो कि पूरे ऑल एक्सरसाइज होंगे 1 ईयर के, ठीक है। तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो करंट के हैं उसको भी आपको लेके चलना ही चलना है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु प्रहार जो एक्सरसाइज है वो डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, किसके बीच में होता है, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपके न्यूज़ में भी दिया हुआ था। आगे आते हैं, अब जो भी चर्चा में रहा है, सभी जानते हैं राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो चुकी है, सभी लोग जानते हैं क्यों हुई है, वो भी आपको पता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि किस कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 102(1) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये 2019 का मामला है, मोदी सरनेम को लेके, इन्होंने कहा था कि मोदी जो नाम है, जिसके नाम में सरनेम लगा है, वो सभी चोर हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कैसे सभी चोरों के सरनेम मोदी हैं। तो इस पे लेके मानहानि का केस इन पे किया गया था, इनकी सदस्यता चली गई है, ठीक है। चलिएगा, तो ये थे हमारी आज की थ्योरिकल क्लास। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? हेलो पवन, कैसे हो आप? ठीक है, पवन कैसे हो? 7 AM। चलो एक तो बच्चे सभी आज आए नहीं हैं, है ना, क्यों नहीं आए वो मेरे को पता है, क्योंकि मेरी क्लास रेगुलर नहीं हो पाती है इसलिए है। बट आप सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहता था कि इसके पहले मेरी वीकली क्लास चलती थी संडे, लेकिन अब जो मेरी क्लासेस चल रही है वो डेली चल रही है, ठीक है। तो आप डेली सुबह में 7 बजे आ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको पहले थ्योरी वाले पार्ट को कराता हूँ लाइक फैक्ट के रूप में। आप कहीं और भी करंट अफेयर पढ़ते होंगे, लेकिन क्या है कि एक दो तरह से आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे, SSC और अपने राज्य में कोई आप अगर ग्रुप C या B का पेपर भी दे रहे हैं तो वो आपके लिए सफिशेंट है ये, ठीक है। डेली 10-10 न्यूज़ अगर आप कवर करेंगे, 30 दिन में आप 300 न्यूज़ कवर कर रहे हैं, आप फैक्ट के रूप में, थ्योरिकल फैक्ट के रूप में, और उसके बाद MCQs भी हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप सोचो कि 1 महीने की करंट अफेयर आपको कितनी सारी हो जाएंगी। मैटर ये नहीं करता कि सर हम बहुत सारे, करंट अफेयर इतना ब्रॉड है कि कोई ये कह दे कि हम 1 दिन में पूरी करंट अफेयर करा देंगे, वो इम्पॉसिबल है। अगर कोई ये कह रहा है आपसे कि हम 1 दिन में पूरी करंट अफेयर करा देंगे, तो इम्पॉसिबल है यार। इतनी बड़ी दुनिया है, भारत खुद इतना बड़ा है, सबसे बड़ी जनसंख्या में आ रहा है धीरे धीरे, कितनी करंट अफेयर होंगी। तो बेहतर है कि हम करंट अफेयर सेलेक्टेड पढ़े, जिस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए पढ़े, ठीक है। मालूम चला हम बहुत डीप में चल जाए, जैसे अभी हमने रोड वाला पढ़ाया, बेल्ट एंड रोड वाला, अगर हम उसको डीप में लेके जाते तो उसमें बहुत कुछ जानने को होता है। इंटरनेशनल लेवल पे उसका क्या इम्पैक्ट है, भारत उसको लेके क्या सोचता है, कोविड में उसकी कहानी क्या हुई थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये $240 बिलियन का जो आपको लोन दिखाई दे रहा है, या जो अमाउंट चाइना ने फंडिंग किया है, अब उसके बाद जो विकासशील देश है उन पर प्रेशर आया, क्यों आया, है ना, कोविड की वजह से आया, तो उसमें कौन कौन से देश थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम उतने डीप में नहीं ले गए आपको, रीज़न सिर्फ ये था कि आपका एग्जाम रेलवे का है, आपका एग्जाम SSC में है। मालूम चला हम बड़ी बड़ी दुनिया दिखा दे और आया छोटा सा पहाड़, है ना।
तो बेहतर है कि टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़िए, फैक्ट के रूप में पढ़िए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा ब्रॉड करेंगे नुकसान आपको होगा, दिमाग बटेगा, अरे यार ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले। तो चीज़ों को कम पढ़िए, बेटर पढ़िए और कोशिश करिए आपका अभ्यास अच्छे से हो सके, प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, जिससे आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भटक रहे हैं कि हम भी यहाँ भी पढ़ ले, वहाँ भी पढ़ ले, और सर ऐसे भी करंट अफेयर कर ले। करंट अफेयर छोटा है ही नहीं, ख़त्म ही नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, कोशिश मेरी पूरी है कि आपको जो मैं डेली अब करंट अफेयर दे रहा हूँ, बस आप डेली सुबह 7 बजे आ जाइए, ठीक है। डेली जैसे हम करा रहे हैं, ये पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा। जाइए ऐप पे पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसकी नोट्स बना लीजिए, या क्लास में आप देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, डाउट है पूछिए। उसके बाद अभी जो अभ्यास हम आपको कराने वाले हैं, प्रश्न कराने वाले हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिए, जिससे समझ में आ जाए कि हाँ, जो अभी आपने मेरे संग पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। या फिर आपने न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा है, दैनिक जागरण पढ़ा, द हिंदू पढ़ा, एक्सप्रेस पढ़ा, थ्योरी तो पढ़ लिया, लेकिन सर हमें पता नहीं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चंस भी अभी हम आपको करा देंगे। तो आपके माइंड में ना एक सिनेरियो बन जाता है कि यार क्वेश्चन इसी तरह से बनता है, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करें, सभी तैयार हो? चलेगा, अब हम लोग प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला जो न्यूज़ से हमारा जो क्वेश्चंस बना है, न्यूज़ 1 से जो हमारे एमसीक्यूज बना है, वो ये बना हुआ है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज़ अनाउंस्ड इट्स कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टू शोकेस ऑफलाइन रिटेल पेमेंट। अभी हमने बताया जहां पे लो या पर जहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है और मर्चेंट को क्या करना है, पेमेंट करना है, तो एक स्वीडिश कंपनी है जिसके संग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्या किया, कोलैबोरेट किया है, पार्टनरशिप किया है, जैसे जहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है वहां भी मर्चेंट को पेमेंट किया जा सके। किस पे बेसिस है? पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया है। तो किसके संग इन्होंने किया है? वोल्वो के संग किया है, क्रंचफिश के संग किया है, स्पॉटिफाई के संग किया है, या इसमें से किसी के संग नहीं किया है? तो ये तो ऑप्शन ही कट जाएगा, क्योंकि इसमें से तीनों में से ही किसी के संग किया गया है। स्वीडिश कंपनी है, कौन है? क्रंचफिश, जिसकी फॉर्मेशन 2010 में हुई थी। अभी जस्ट हमने आपको पीछे पढ़ा दिया है। आईडीएफसी बैंक के संग संग इसमें क्या है, एचडीएफसी बैंक ने भी कर रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक ने भी कर रखा है। ईपीएफओ हैज रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड टू व्हाट परसेंटेज फॉर 2022 एंड 23? क्वेश्चंस यहाँ पे कह रहा है ईपीएफओ ने कर्मचारियों की भविष्य निधि ब्याज दर को 2022 और 23 के लिए कितनी प्रतिशत कर दिया गया है? 8.05% कर दिए हैं, 8.25, 8.35, 8.15। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? काजल वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? बहुत अच्छा। शांतनु बहुत अच्छा, ग्रेट। 8.15। और कोई बच्चा आंसर करेगा? अभी जस्ट हमने पढ़ाया आपको 8.15, अभी जस्ट थ्योरी वाले पार्ट को कवर किया है। नेक्स्ट आइएगा। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड 108 मिलियन लोन फॉर द फ्लूड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मतलब कह रहा है विश्व बैंक ने निम्न में से किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? केरला को, असम को, महाराष्ट्र को, या इनमें से किसी को नहीं दिया गया है? किसको दिया गया जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे। तो इसमें दिया गया किसको? आसाम गवर्नमेंट को दिया गया है। इसके पहले अभी जस्ट हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बेंगलुरु मेट्रो फेज 2 के तहत रीच 1 की लगभग कितने किमी विस्तार परियोजना का शुभारंभ किया गया है, जो कृष्णा राजपुरा मेट्रो लाइन तक चलती है? अभी जस्ट हमने पढ़ाया है इसको, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? आसाम, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा? 15.34, 13.21, 20.71 या 13.71 किमी? कितना लिमी फैला हुआ है ये बताना है आपको। अभी जस्ट हमने पढ़ाया है आपको, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है 13.71 किमी का उद्घाटन इन्होंने किया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत अच्छा शांतनु, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने बेल्ट एंड रोड देशों को उबारने के लिए 240 अरब डॉलर खर्च किए हैं? चाइना ने, भारत तो इसका पार्टी नहीं है, अमेरिका ने, जापान ने। तो किसने किया है? चाइना ने किया है। अभी जस्ट हमने बेल्ट एंड रोड के बारे में सब कुछ समझाया, ये इनिशिएटिव है क्या। नेक्स्ट आइएगा। हुमजा यूसुफ को स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता चुने गए हैं। लगभग कितने प्रतिशत अंतिम
जो अंतिम मतों के साथ स्कॉटिश नेशनल पार्टी नेतृत्व प्रतियोगिता जीता है। इन्होंने कितने परसेंट इनको वोट दिया गया है, तो 52% वोट दिया गया है। कितना? 52% वोटों के संग इन्होंने क्या किया है, जीता हुआ है। नितिन गडकरी के अनुसार वर्ष 2024 तक देश का राजमार्ग ढांचा संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, किस वर्ष तक? ये यहाँ पे तो आंसर ही आ गया है ना, इसको हटा दीजिएगा ये कंटेंट राइटर से गलती हो गई है, ठीक है, अब इसको हटा दीजिएगा। किस वर्ष तक देश का राजमार्ग ढांचा संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर हो जाएगा? तो 2024 तक। कब हो जाएगा? 2024 तक। कब हो जाएगा? 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। अमित शाह द्वारा बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर जी के साथ निम्न में से किन की मूर्तियों का अनावरण किया गया है? भगवान बसवेश्वर जी हमने बताया लोकतंत्र के मैसेज के लिए, है ना। उसके संग एक लोग और थे, याद करिए, हमने पढ़ाया कौन थे, तो कैंपेगौड़ा। कौन थे सर? कैंपेगौड़ा। नाद प्रभु कैंपेगौड़ा जी का भी अनावरण किया गया है। एनडीबी, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष या फिर ब्रिक्स भी है, ध्यान रखिएगा। क्या है? ब्रिक्स के नए जो प्रेसिडेंट है ना के रूप में डिल्फा रूसेफ ने निम्न में से किसका स्थान लिया है? अब इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है मार्कस ट्राइजो को। किसको किया है? मार्कस ट्राइजो को इन्होंने रिप्लेस किया है, उसकी जगह ली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। S&P कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को लगभग कितने प्रतिशत तक अपरिवर्तित रखा है? तो 6% अनचेंज्ड है। 6% अनचेंज्ड है। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया, अच्छे से समझाया भी है। वेरी गुड शांतनु, बहुत अच्छा। सभी बच्चे क्या करिए, कमेंट करिए। ठीक है, केरला ज्योति अवार्ड जो दिया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसे दिया गया है? तो याद करिए, अभी जस्ट हमने पढ़ाया है, कौन है? वासुदेवन नायर। MT वासुदेवन नायर को दिया गया है। अभी जस्ट ही तो हमने आपको समझाया ये चीज़ें, है ना। मलयालम कौन है? साहित्यकार हैं ये। किस बैंक के साथ मिलकर NESL ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक क्या है बैंक गारंटी जारी करी हुई है? ये हमने आप लोग को शायद नहीं पढ़ाया है ना, ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विमेन प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल में मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल के सामने जीत हासिल करने के लिए कितने रनों का लक्ष्य रखा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कितने रनों का लक्ष्य रखा है? तो ये है 132 रनों का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 132 रनों का लक्ष्य रखा गया है। गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा आज़ाद कब रिलीज़ होने वाली है? तो ये होगी 5 अप्रैल को। कब होगी? 5 अप्रैल को रिलीज़ होगी। कब होगी? 5 अप्रैल को रिलीज़ होगी। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा रेबीज़ की रोकथाम और नियंत्रण के लिए NRCP लॉन्च किया गया है? तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सभी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी या राजनाथ सिंह? तो किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसने 12वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता हुआ है? तो ईशा अंबानी ने जीता हुआ है। अभी जस्ट हमने इसके बारे में भी समझा दिया है आपको। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का कौन सा संस्करण अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा आयोजित किया गया है? तो 13वां संस्करण। कौन सा संस्करण? 13वां संस्करण। अभी जस्ट हमने आपको सब पढ़ाया है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन छोड़ के इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि हमने आपको समझाया नहीं है। ठीक है, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के बीच में हाल ही में कौन सा संयुक्त अभ्यास किया गया, युद्ध अभ्यास? तो वह है वायु प्रहार। कौन सा है? वायु प्रहार किया गया है। नेक्स्ट, ये था आज की करंट अफेयर जो कि हमने आपको 28 और 29 करंट अफेयर बता दिया है। यूज़ करिए कोड JMD50 और लर्निंग ऐप पे जाइए, वहाँ पे जितने सारे कोर्सेस है, आज अंतिम दिन है, नवरात्रि का ऑफर चल रहा है ऑल कोर्सेज पे 50% का। थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों को। उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें हमने आपको बताई है, जो भी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई है करंट अफेयर 28 और 29 मार्च की, जो कि कल क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो आप उसकी नोट्स ज़रूर से बनाएंगे। एक कॉपी बना लीजिए करंट अफेयर का, उस पर डेली की करंट अफेयर की नोट्स के तौर पे बनाते चलिए। हमें पता है कि बच्चे अभी रेगुलर नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम रेगुलर खुद में नहीं है, तो बच्चे रेगुलर कैसे हो पाएंगे, है ना।
तो बेहतर है कि कोशिश करिए आप सभी बच्चे कि अब रेगुलर हो जाइए। हम भी आपके लिए रेगुलर हो गए हैं। पहले हमारी वीकली क्लास चलती थी संडे, बट अब हमारी रेगुलर चल रही है 7 AM पे। तो ज़रूर से आप सुबह में 7 AM पे आप हमसे मिलिए, जहाँ पे आप मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, और रात में 10 बजे आप हमसे आज मिल सकते हैं 10 PM पे, जहाँ पे हम आपको स्टैटिक जीके, है ना, क्या है, स्टैटिक जीके के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या क्या हम लोग आगे पेड क्लास में पढ़ने वाले हैं, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं रात में 10 बजे वाली क्लास में। तो रात में 10 PM की क्लास में ज़रूर से सभी बच्चे इसी YouTube चैनल पे ज़रूर से जुड़िएगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। 2 तरह से स्टैटिक जीके के कोर्सेज आपके आने वाले हैं। एक कोर्सेज तो होगा MCQs बेस्ड पे, जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमें MCQs केवल पढ़ना है, थ्योरी बेकार होता है, थ्योरी नहीं पढ़ना है ना, कुछ बच्चों की ऐसी सोच होती है। और एक होगा आपकी थ्योरी क्लासेस। तो इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं और इसमें क्या कवर करने वाले हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे रात में 10 बजे। ठीक, शांतनु बहुत अच्छा कर रहे हो आप, है ना, ऐसे ही आगे अच्छा करते रहिए। अपलोड कर दीजिए PDF। बिल्कुल शांतनु, मैं PDF अपलोड करा दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।